इंडिया और चाइना के इस जीडीपी ग्राफ को देखो, जिसमें 1990s तक दोनों की जीडीपी ऑलमोस्ट सेम थी। एक आम हिंदुस्तानी और एक आम चाइनीज सिटीजन की कमाई लगभग बराबर थी। दोनों गरीब थे, दोनों के पास पुरानी टेक्नोलॉजीज थी और दोनों ही दुनिया के नक्शे पर अपनी जगह ढूंढ रहे थे। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास को दो हिस्सों में बांट दिया। वो ऐसे क्या सीक्रेट्स थे जिसने चाइना की ग्रोथ को इंडिया से दुगुनी, तिगुनी और सीधे 5 गुना रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा दिया, जानेंगे इस वीडियो में। साल 1937 चाइना के नैनजिंग शहर में जापानीज आर्मी घुस गई थी। उन्होंने यहाँ के आम लोगों के घरों को तोड़ा, 3 लाख से ज्यादा लोगों को मारा, बच्चों को जिंदा जलाया और 20,000 से ज्यादा वुमेन्स का रेप किया गया। नैनजिंग मैसेकर एक ऐसा जख्म जिसने चाइना को सिखाया कि अगर आप कमजोर हैं तो दुनिया आपको कुचल देगी। देखो, जब चाइना इन सब चीजों से गुजर रहा था तब इंडिया अपने आजादी की ओर आगे बढ़ रहा था। अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब जापानीज आर्मी चाइना से चले गए तो यहाँ के नए लीडर बने माओ जेडोंग। माओ जेडोंग एक ऐसे लीडर जो सिर्फ एक सरकार नहीं बल्कि नया चाइना बनाना चाहता था। इसने अपनी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से लोगों के सामने 3 आइडियाज रखे। पहला, माओ को लगता था कि किसी भी देश की ताकत उसकी स्टील के प्रोडक्शन से नापी जाती है, इसलिए माओ ने ये ऑर्डर दिया कि अब से ज्यादातर लोग सिर्फ स्टील बनाएंगे। दूसरा आइडिया था कि माओ ने वहाँ के सभी फार्मर्स से उनकी जमीन को गवर्नमेंट के नाम पर करवा दिया और उन फार्मर्स को बोला गया कि अब से आप गवर्नमेंट के लिए फार्मिंग करेंगे, एक फिक्स टाइम और फिक्स्ड सैलरी के लिए। और उनका तीसरा आइडिया था कि वो चाहते थे कि चाइना किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट ना रहे, इसलिए उसने दूसरे देश की कंपनियों को यहाँ आने से मना कर दिया। माओ के इन तीनों आइडियाज को अप्लाई करने के बाद चाइना ग्रोथ की जगह बर्बादी की ओर बढ़ने लगा, क्योंकि जो वहाँ के लोग स्टील बना रहे थे उनके पास प्रॉपर नॉलेज न होने के कारण स्टील की क्वालिटी बहुत खराब थी, जिसे कोई भी देश खरीदना नहीं चाहता था। और फार्मर से उनकी जमीन लेके उन्हें फिक्स्ड इनकम पे काम कराने से फार्मर्स की काम करने की मोटिवेशन खत्म हो गई, क्योंकि उन्हें ये लगा कि चाहे कितना भी मेहनत कर लें हम आगे नहीं बढ़ सकते। और माओ ने फॉरेन कंपनीज को यहाँ से भगा तो दिया, लेकिन चाइना के नॉर्मल लोगों के पास स्किल और नॉलेज न होने के कारण सारी इंडस्ट्रीज धीरे धीरे बंद होने लगी थी। इन सभी गलत डिसीजनों के कारण चाइना में 3 करोड़ से ज्यादा लोग सिर्फ भूख के कारण मारे गए। साल 1976 माओ जेडोंग की डेथ के बाद यहाँ के नए लीडर बने डेंग ज़ाओपिंग। Deng Xiaoping changed the face of China forever. Deng set out to bring China out of the tumultuous period and rejuvenate the economy. ये एक ऐसे आदमी थे जो अक्सर दूसरे देशों में घूमने जाया करते थे। ऐसे ही एक बार जब वो यूएस गए थे तो उन्होंने वहाँ पहली बार एक्चुअल ग्रोथ किसे कहते हैं ये जाना और ये रियलाइज किया कि दुनिया कितनी तेजी से आगे बढ़ रही थी। वहाँ उन्होंने काफी ध्यान से ये ऑब्जर्व किया कि गवर्नमेंट और कंपनियां कैसे काम करती थी। इन सभी जर्नियों से उन्हें समझ आया मैन्युफैक्चरिंग की पावर, कि कैसे कई छोटे छोटे देश ने सस्ते में प्रोडक्ट्स बना के डिफरेंट कंट्रीज को सेल किया और पैसे कमाए। लेकिन सस्ते में प्रोडक्ट्स बने कैसे होंगे? इसका एक सिंपल सा जवाब उनको मिला, वो था चीप लेबर। देखो, एक एग्जांपल से समझो कि कोई एक प्रोडक्ट है जिसे यूएस में बनाने के लिए वर्कर्स $9 सैलरी लेते थे, तब चाइना के लोगों ने सेम प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए $2 में ही खुश थे, क्योंकि यहाँ गरीबी ही बहुत ज्यादा थी और यहाँ के वर्कर्स के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। तो डेंग ने अपने लोगों के ऊपर काम किया, उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग्स दी गई जिससे वहाँ के लोग सीधे काम के लिए रेडी हो। डेंग को एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पता थी, इसलिए उसने सबसे पहले बॉटम टू अप अप्रोच अपनाया, जिसमें सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन को फोकस किया गया, फिर हायर एजुकेशन की ओर गए, जिसके तहत पूरे चाइना में प्राइमरी स्कूलिंग को प्रमोट किया गया। और इन सब की वजह से चाइना का लिटरेसी रेट काफी बढ़ गया। लेकिन इंडिया ने उस टाइम इस बॉटम टू अप अप्रोच को न अपना के टॉप टू डाउन अप्रोच अपनाई, जिसमें आजादी से पहले अंग्रेजों के टाइम में सेकेंडरी एजुकेशन पे फोकस किया गया, क्योंकि यार उन्हें चाहिए थे छोटे मोटे क्लर्क्स, उनको इंडिया के इंटरनल ग्रोथ से कोई मतलब नहीं था। और इंडिपेंडेंस के बाद भी जब एजुकेशन की बात आई तो हमारी गवर्नमेंट ने प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस ना करके सेकेंडरी और हायर एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करने लगी। बड़ी बड़ी IITs, IIMs बनाए गए, बट वहीं बेसिक एजुकेशन में कमी आने के कारण यहाँ लिटरेसी रेट काफी डाउन हो गया। इंडिया के इसी टॉप डाउन अप्रोच के कारण 1990s में जहाँ चाइना का लिटरेसी रेट 77% था, वहीं इंडिया का 48% पे अटक गया था। बाद में जब राजीव गांधी की सरकार को रियलाइज हुआ तो उन्होंने नेशनल
एजुकेशन पॉलिसी लाया, जिसके तहत रूरल एरियाज में बेसिक एजुकेशन पहुंचाने की शुरुआत की गई। बट तब तक चाइना ऑलरेडी हमसे 15-20 साल आगे बढ़ चुका था। इमेजिन कीजिए एक ऐसे रेस का जहां एक एथलीट के पास दुनिया की सबसे महंगी मशीनें हैं और दूसरे के पास एक ऐसा दिमाग जो पुरानी चीजों को नए तरीके से चला रहा है। चाइना वही मैसिव मशीन है। उन्होंने पिछले 3 दशकों में इतना सीमेंट और लोहा इस्तेमाल किया है कि उनकी नॉमिनल जीडीपी आज लगभग $19 ट्रिलियन तक जा पहुंची है, जो इंडिया की $4.2 ट्रिलियन से कहीं ज्यादा बड़ी है। जहां चाइना में 45,000 किलोमीटर का हाई स्पीड रेल नेटवर्क बिछाया, वहां इंडिया ने एक अलग रास्ता चुना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंडिया ने कंक्रीट से पहले कोड पर भरोसा किया। आज जब आप एक छोटी सी दुकान पर यूपीआई स्कैन करते हैं तो आप उस रिवॉल्यूशन का हिस्सा होते हैं जो चाइना के क्लोज्ड इकोसिस्टम से कहीं ज्यादा डेमोक्रेटिक है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है मैन्युफैक्चरिंग के मैदान में। याद कीजिए वो वक्त जहां हर फोन के पीछे मेड इन चाइना होता था। लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। चाइना +1 स्ट्रेटेजी के तहत एप्पल जैसी महारथी कंपनियां अब इंडिया पर दाव लगा रही है। आज दुनिया का 14% आईफोन इंडिया में बन रहे हैं। चाइना की Xiaomi और इंडिया की बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के बीच ये जंग सिर्फ फोन्स तक सीमित नहीं रही। नजर डालिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर। चाइना आज दुनिया का ईवी किंग है। उन्होंने बैटरी टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन पर कब्जा कर रखा है। लेकिन इंडिया पीछे नहीं है। टाटा और महिंद्रा जैसे जायंट के साथ इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक 50% रिन्यूएबल एनर्जी और मैसिव ईवी एडॉप्शन हासिल किया जाए। देखो यार, जंग अब सिलिकॉन चिप्स और एआई तक पहुंच गई है। चाइना सेमीकंडक्टर्स में सेल्फ रिलायंट बनने के लिए पानी की तरह पैसे बहा रहा है। लगभग $15 बिलियन सिर्फ क्वांटम कंप्यूटिंग में उसने लगाए हैं। वहीं इंडिया ने अपना सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया है ताकि आने वाले कल का ब्रेन हमारी अपनी धरती पर बने। चाइना के पास भले ही आज हार्डवेयर की ताकत है, लेकिन इंडिया के पास वो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब एक ऐसी नौजवान आबादी जिसकी मीडियन एज 28 साल है। और वहीं चाइना अब बूढ़ा हो रहा है। नो डाउट यार, टेक्नोलॉजीज के मामले में चाइना काफी आगे है हमसे। जहां इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी की जंग दिमाग से लड़ी जा रही है, वहां हिमालयन पिक्स और इंडियन ओशन में जंग बारूद और ताकत की है। आज चाइना का डिफेंस बजट इंडिया से लगभग 3 गुना ज्यादा है। चाइना जहां $300 बिलियन से ज्यादा खर्च कर रहा है, वहीं इंडिया का बजट सिर्फ 70 से 80 बिलियन डॉलर्स के बीच ही है। तो डिफरेंस देख रहे हो ना कितना ज्यादा है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में सिर्फ नंबर्स ही सब कुछ नहीं होते। चाइना का इरादा साफ है, एक्सपेंशन। उनका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी इंडिया को समुद्र से घेरने की कोशिश है, जहां वो ग्वादर से लेकर श्रीलंका के हम्बन टोटा तक अपने पोर्ट्स बना रहे हैं। वैसे इसका जवाब इंडिया ने दिया है नेकलेस ऑफ डायमंड से, जिसमें ओमान, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देशों के साथ मिलकर इंडिया ने चाइना के रास्ते में ही अपनी चौकियां बना दी है। लेकिन दोस्तों, इंडिया की एक्चुअल ग्रोथ तभी होगी जब हमें चाइना से कुछ कड़वी सीख लेनी होगी। जैसे चाइना में जब कोई प्रोजेक्ट तय होता है तो वो बनता भी है, बट इंडिया में प्रोजेक्ट सालों तक लैंड एक्विजिशन और कोर्ट केस में फंसे रहते हैं। देखो, चाइना में फैक्ट्री वर्कर्स होना शर्म की बात नहीं, बल्कि देश बनाने का काम है। तो इंडिया को भी डिग्री ड्रिवन एजुकेशन सिस्टम से निकलकर स्किल ड्रिवन बनना होगा। यार, इंडिया में आज भी हमारी एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा जाति पाति और धर्म के झगड़ों में खर्च हो जाता है। जब तक हम वोट बैंक के लिए बटे रहेंगे, तब तक सुपर पावर बनना सिर्फ एक सपना ही रहेगा। साथ ही यार, आपको भी पता होगा कि नया बिजनेस शुरू करने के लिए एक आम हिंदुस्तानी को कितनी रिश्वत और पेपर वर्क से गुजरना पड़ता है, जो हमारी ग्रोथ की रफ्तार को धीमा कर देता है। यार, यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना में करप्शन होते ही नहीं या वहाँ हर चीज अच्छी ही है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि चाइना ने अपनी गलतियों से सीखा और उसे सुधारा। तो क्या हम भी अपनी इन छोटी छोटी गलतियों से सीखने और उन्हें सुधारने के लिए तैयार हैं?